नमस्कार मित्रों, ऑथर्स एंड बुक्स के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कस्तूरी रे जी। कस्तूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने अपना समय निकाला हमारे लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो कस्तूरी जी की जिस पुस्तक के विषय में आज हम चर्चा करेंगे वो ये पुस्तक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू पर लिखी गई पुस्तक है, फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल। कस्तूरी रे जी का मैं परिचय आपको करवा देता हूँ। पहले कस्तूरी जी लगभग 3 दशक से पत्रकारिता में हैं। Currently, she is with New Indian Express as a senior news editor, और टेलीविजन में भी काम कर चुकी हैं, डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं। और द्रौपदी मुर्मू पर ये उनकी जो किताब है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स। इट्स फॉरवर्ड इज रिटन बाय किरण बेदी। किरण बेदी जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और इसके अलावा जो उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल जी, बैजयंत जे पांडा, आनंद रंगनाथन, इन सब की भी टिप्पणियां इस किताब के ऊपर आपको मिलेंगी। तो चर्चा शुरू करते हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी की इस किताब के बारे में, ये रूपा पब्लिकेशन से है किताब, 595 रुपये इसकी कीमत है। आई एम श्योर कि ऑनलाइन आपको जो है वो डिस्काउंट जरूर मिलेगा। किताब जरूर पढ़ें, क्योंकि भारत की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट के बारे में किताब है। किताब का फ्लो बहुत अच्छा है, मैंने किताब पूरी पढ़ी है। ऑथेंटिसिटी के साथ लिखी गई है, ग्राउंड लेवल पे इंटरव्यूज किए गए हैं, और कुछ इंटरव्यूज बहुत इंटरेस्टिंग है जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो कस्तूरी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपकी पुस्तक के लिए। और पहली चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में लिखने का क्या कारण है किताब। अगर आप पूछेंगे निजी कारण तो मैं तो आई बी वेरी ऑनेस्ट कि वैसा कोई कारण नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उनके ऊपर कुछ लिखूं। जब से आवाज होनी शुरू हो गई उनके नाम की, मतलब द थिंग्स स्टार्टेड मेकिंग राउंड्स अबाउट हर नेम्स कि वो प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं, शायद उनका नाम नॉमिनेशन होगा। एज अ न्यूज़पेपर पर्सन हम लोग डे इन एंड डे आउट उनका बैकग्राउंड, उनका सब कुछ थोड़ा थोड़ा शुरू कर रहे थे न्यूज में लिखना। तो तभी एक किसी दूसरे पब्लिकेशन हाउस से न्यूज आई कि किसी ने उनके ऊपर लिखने के लिए ऑलरेडी काम दिया हुआ है और उसकी बहुत चर्चा हो रही थी। कभी ना कभी ये दिमाग में आया जरूर था कि काश मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला होता तो शायद एज अ वुमन, मैं एक वुमन प्रेसिडेंट के बारे में शायद ज्यादा रियलिस्टिकली कुछ लिख सकती हूँ। स्ट्रगल्स, ऑलमोस्ट ऑल वुमेन हैव द सेम स्ट्रगल्स। सो मैं सोची कि शायद मुझे भी मिलता तो मैं लिख लेती, बट वो एक मतलब ऐसा, इट वाज वेरी डीप बैक इन माय माइंड, नथिंग दैट आई डिस्कस्ड विद एनीबॉडी। तो उसी समय उसके उसके दौरान मतलब वो प्रेसिडेंट बन भी गई, उसके बाद 2-3 महीने बीत भी गए और सडनली एक दिन मुझे रूपा पब्लिकेशन से फोन आता है कि हम चाहते हैं कि आप ये किताब उनकी जीवनी पर लिखें, उनकी जीवनी लिखें। तो पहले तो आई वॉज टेकन अबैक बिकॉज यकीन नहीं हुआ कि एक इतना बड़ा पब्लिशिंग हाउस मुझे क्यों अप्रोच कर रहा है। इतने सारे उड़ीसा के लोग हैं, अगर उड़ीसा से किसी को भी लिखना था तो किसी को भी वो चुन सकते थे, किसी भी संवाददाता को वो ले सकते थे। लेकिन बाय द टाइम इट संक इन, आई सेड दैट मुझे एक दिन चाहिए सोचने के लिए, फिर मैं आपसे कुछ बताती हूँ कि मैं लिख पाऊंगी या नहीं। फिर मैंने उनको एक प्रश्न पूछा कि ऑलरेडी एक पब्लिशिंग हाउस लिख रही है किताब, फिर आप क्या उससे अलग चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी पर्सनालिटी है द्रौपदी मुर्मू जी कि इनके ऊपर 5 किताब लिखने से भी शायद हर किताब में कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ने को मिलेगा जो लोगों को बहुत इंस्पायर करेगा। तो हम चाहते हैं कि आप वो किताब लिखें, आप सोचिए और बोलिए। तो वो एक दिन मैंने उनसे मांगा तो था, लेकिन उसी मोमेंट मैंने सोच लिया था कि मुझे लिखना ही है। मतलब हम लोग सोचते हैं कि ऑथर बनना, लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी बात है, और वो है भी। कोई एक किताब लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अचीवमेंट होता है लाइफ में। एंड वो भी महामहिम के ऊपर, मतलब अ प्रेसिडेंट, अ ट्राइबल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट who's been talked about so much. So very interesting it felt to me, and that the moment I had decided that I'm going to write this, एक दिन बीता और मैंने उनसे कंफर्म कर दिया लिखना है। तो ये था इनिशियल रीजन कि मेरे मेरे पास ये किताब लिखने की वो आई कैसे। तो पर्सनल कुछ इंटरेस्ट ऐसा जागा तो था, लेकिन कभी सोचा नहीं था किताब लिखूंगी। तो इसके अंदर ऐसे कौन से कुछ एक या दो, वैसे तो ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जो पब्लिक डिस्कोर्स में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके बारे में, जो पब्लिक डिस्कोर्स में जो पक्ष नहीं है उनके जीवन के, तो कोई ऐसे एक दो दिलचस्प पक्ष बताइए जिनके बारे में कि आपने किताब में चर्चा की।
उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनका ट्रैजिक जो एंड हुआ उनके फैमिली मेंबर्स को तो सबको पता था, लेकिन वो अपने वो जो एक के बाद एक के बाद एक फैमिली मेंबर्स को शी स्टार्टेड लूजिंग वन बाय वन। एंड हाउ डिड शी कोप अप विद दैट? एक दो 2 साल के व्यवधान में 5 लोगों को फैमिली का खोना कोई छोटा बात नहीं होता है। और वो फ्रॉम द डेथ ऑफ हर एल्डर सन, उनका कैसा देहांत हुआ, किस किन कारणों से हुआ, उन्होंने कैसे, एंड वो उनका कैसा हाल था, वो वीडियोस मुझे जो मिले थे उसको देखने के बाद कोई सोच भी नहीं पाएगा कि ये महिला एक दिन खड़ी होकर एक प्रेसिडेंट बनने जा रही है। मतलब वो वीडियोस मुझे, लाइक आई वाज लकी एंड फॉर्चुनेट दैट मुझे उड़ीसा टेलीविजन की ओर से वो वीडियोस मुझे मिले, जब उन्होंने उनके दोनों बेटों को खोए थे, उनके हस्बैंड को खोए थे, एंड मैंने उनका वो साइड देखा एंड उसको मैंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है वो किताब में, जितना रियलिस्टिकली हो सकता है कि वो कैसे, हाउ शी ब्रोक डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर्स, वो एक चीज है। और एंड वो ब्रह्म कुमारी के पास जाने लगी, स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ उनका कैसा था, किस तरह से उन्हें उन्होंने अपनी लाइफ में शी ब्रॉट अबाउट अ लॉट ऑफ चेंजेस टू कम बैक टू लाइफ। किन परिस्थितियों में वो एक पॉइंट था जब वो सोची थी कि इसके बाद मेरा और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मेरा मेरा संसार ही पूरा चला गया है, मेरी अकेली बेटी है, उसको लेके मैं शांति से जीना वो किस सर्कमस्टांस में उनके पार्टी मेंबर्स, रायरंगपुर में जहां वो रहती थी, उनके पार्टी मेंबर्स और कितनों कितनों ने उनका हौसला अफजाई किया है, और एंड हाउ शी टुक अप, एंड उन्होंने जाके कैसे पुरी में और झारखंड में जहां भी प्रोग्राम हुआ बीजेपी का, कार्यकर्ता आते रहे, कुछ कुछ आरएसएस की मीटिंग्स में भी उन्होंने वो अटेंड की वहां, उनको वो बैठ के वो सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे पता चल रहा है कि मैं लोगों के लिए बनी हूँ। मेरा संसार जो मैं सोचती हूँ कि 5 लोगों से बना था और 4 लोग चले गए हैं या 5 लोग चले गए हैं, तो मैं, मेरा संसार ये नहीं है, इट्स अ वेरी वाइड, the wide spectrum about lots of people who depend on me, maybe I need to serve my country, जहाँ इतने लोग हैं जिनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, वो जो पहलू है वो शायद मैंने उसमें इम्पोर्टेंस दिया है उस चीज को। एंड उनका चाइल्डहुड में जो जो सब बातें उनके बारे में बोली जाती थी तो वो तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन कॉलेज से उनका कैसा, हाउ शी वेंट ऑन टू वर्क इन अ गवर्नमेंट जॉब, वहां से उनका इलेक्शंस में एंट्री कैसा हुआ, हाउ डिड शी एंटर इनटू द पॉलिटिकल अरेना, उन्होंने कैसे इलेक्शंस जीते हैं, किन किन जगहों पे जाके उन्होंने स्ट्रगल किया, उनके इलेक्शन स्ट्रगल के दौरान मैंने एक चीज लिखी हुई है, उनके किसी पार्टी मेंबर्स ने मुझे बताया था कि जितना जहां वो घूमी है 3 महीना का कैंपेनिंग में, रात में उनका और दिन में उनका एक ही खाना था, रोटी और दूध, बिकॉज वो सात्विक खाना पसंद करती हैं। वो कुछ इधर उधर का खाना, मतलब किसी में कुछ मिल गया होगा तो नहीं खाती थी, तो उन्होंने बोला कि हम लोग क्या क्या नहीं खाते थे, जो कुछ मिल जाता था, लेकिन उनका एक ही चीज था कि वो बिल्कुल डिमांडिंग नहीं थे, और रोटी और मिल्क उनका, दैट वाज द ओनली थिंग शी यूज टू कैरी, कि इतना ही खा लूं तो मेरे लिए काफी है, खाना वगैरह उनके लिए मैटर उतना नहीं करता था जितना इलेक्शन में अपना फुल फ्लेजेड दे के काम करना, लोगों के लिए काम करना, टू गेट इनटू द अरेना वेयर शी कैन सर्व द पीपल। उनका वो पोजीशन के लिए भी नहीं था, मैंने उस बारे में भी लिखा है कि जब उनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मिला, कैसे मिला वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और क्यों मिला, और उन्होंने वो मिनिस्ट्री का वो जो टर्म उन्होंने पूरा किया, it was a very wonderful, very inspiring story of a woman going to the toll gates and standing there for hours to see कि टोल कलेक्शंस कैसा हो रहा है, बिकॉज उन्होंने उनको ये फीडबैक मिला था कि बहुत पैसा खाली से निकल जा रहा है। शी वॉन्टेड टू कीप अ ट्रैक ऑन दैट, तो उनके लोगों के ऊपर उनका भरोसा तो था, लेकिन वो खुद खड़ी होके दिन दिन भर, लोगों ने बोला है कि महीने महीने भर जब सेशन असेंबली का नहीं होता था तो शी यूज्ड टू स्टैंड देयर एंड सी व्हाट इज हैपनिंग, सैनिटेशन का काम खुद खड़ी होके देखती थी। ये जो पहलू है, ये उनके बारे में किसी जगह पे आया नहीं था शायद, जो मैंने ट्राई किया है सब उनके करीबी लोगों से बात करके ये सब बाहर लाने के लिए। अब हम थोड़ा सा जो है, जैसे आपने उनके और मैंने देखा है किताब में आपने उनके बचपन के मित्रों से भी बात की है, और इसमें एक बहुत अच्छी जो है वो उड़िया की कविता है, जिसका कि अंग्रेजी में
उन्होंने अनुवाद किया, जो उनकी प्रिय कविताओं में से एक, जो गाया करती थी द्रौपदी जी जो है अपने यंगर डेज में। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वो हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करते हैं अक्सर, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट यू नो आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। लेकिन उससे कहीं पहले उड़ीसा के इस लोकगीत में या इस कविता में आपको जो है ये एग्जैक्टली सेम पंक्तियां मिलेंगी। सो दिस इज वर्थ रीडिंग। तो इसलिए ये मैं आपको एक किताब के जो है वो कुछ मतलब अमूमन क्या होता है कि राजनीतिक हस्तियों पर लिखी गई जो किताबें होती हैं बहुत नीरस होते हो जाती हैं कई बार। पर इस किताब में देर इज यू नो ये इस किताब में आपको पढ़ने का रस भी आएगा। जो जैसे मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता था। एक चीज ये बताइए कस्तूरी जी, अब थोड़ी बात करते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो यशवंत सिन्हा को आजादी के 75वें साल में जब ये राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे, तो यशवंत सिन्हा को खड़ा किया विपक्ष ने, और इधर द्रौपदी मुर्मू थी। आप इसको कैसे देखती हैं, जो है कि एक ट्राइबल महिला को जो है वो खड़ा किया जा रहा था, और यशवंत सिन्हा को उसके, जबकि आपको मालूम है कि आप जो है वो हार जाएंगे चुनाव जो है। और तो हाउ डू यू सी दिस पॉलिटिक्स ऑफ the opposition and the politics around this presidential election? Do you think it was the right step for opposition to, in hindsight, if we look at it, do you think it was the right step to challenge uh, uh, Not at all, Yashwant. I would, with due respect to Yashwant Sinha, I would say that, like, I never found that, like, as a journalist also, and as a citizen of the country, I never found that there was anything, that you can compare between the two people. There was nothing that was comparable. I mean, putting the two very different people into the fray just because we are an opposition and we need to have an opposition candidate. And I don't think even the opponent candidate was also, um, was worth the fight. ये like उनकी बेटी ने, I have mentioned in the book that she said that, like, after this candidate of BJP was declared as Draupadi Murmu, I think the opposition, she had said that the opposition should ideally have withdrawn their candidate. तो वह मैं सोच रही हूँ कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से, एंड somebody who is highly deserving, जिन्होंने गवर्नर का टेन्योर भी इतना अच्छा से निभाया था, एंड पीपल टॉक अबाउट दोज थिंग्स अ लॉट अबाउट हाउ शी हैंडल्ड इट, उनका फ्रॉम हर चाइल्डहुड टू द लेवल ऑफ गवर्नरशिप एंड एंड हर रोल इन पॉलिटिक्स को देखने के बाद, मैंने ये नहीं, आई एम नॉट demeaning what the opposition candidate was and would have done, but I'm just saying that given that the candidature of Draupadi Murmu was being looked at as BJP's ploy to, get tribal votes, और वो लोग बोल रहे थे कि ये तो एक नमूना का, मतलब जस्ट मेकिंग इट जस्ट सीम लाइक अ signature candidate, वो तो like she will not have any say, so that's why they're picking up this kind of a candidate. But to be very honest, people generally feel, and I also agree to that, that उसके बाद भी जो जो इलेक्शंस हमारे हुए हैं, गुजरात में बोलिए या कहीं भी हुए हैं, उसका certainly एक अच्छा इम्पैक्ट आया है, that the majority, the amount of votes that the BJP has got was definitely far more than what it was last time. So हम उनको क्रेडिट भी देना चाहिए, yes, that because of their attitude of giving every section of the society a voice, and somebody from as marginalized community as the Santals, जिन्होंने पिकअप किया जिस कैंडिडेट को, I don't think there should have been any politics about it. It was just politics for the sake of politics and nothing beyond that. Once this candidature was fixed, I don't think the opposition had any say in, taking it dirtier in a murkier way, और आगे नहीं लेना चाहिए था उसको, वहीं पे खत्म कर देना चाहिए था. एक चीज और ये बताइए कि हम बीजेपी में हमने देखा है कि द्रौपदी मुर्मू जी का जो है राइज हुआ, और आपने कहा कि जैसे आरएसएस के भी कुछ का प्रोग्राम्स में वो शिरकत करती रहती थी। और हम जानते हैं कि आरएसएस जो है वो तो लंबे समय से वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से 1951 से ही जनजातियों के बीच में काम कर रहा है। किसी और पार्टी में
अगर, हालांकि इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बट अगर मान लीजिए जो और कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मूलतः कांग्रेस ही एक बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि ये पता नहीं कितनी मेन स्ट्रीम रही है कितनी नहीं रही है, दैट्स डिफरेंट मैटर, बट स्टिल, बट किसी और पार्टी में इस तरीके से किसी ट्राइबल लीडर का जो है वो राइज, या मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से जो जर्नी द्रौपदी मुर्मू जी की आपने कवर की है, पॉलिटिकल जर्नी, क्या किसी और राजनीतिक दल में इस तरीके की जर्नी किसी ऐसी और महिला नेत्री के लिए संभव है, अपेक्षाकृत ज्यादा आसान हो रही रह सकती है, या अपेक्षाकृत ज्यादा मुश्किल रह सकती है? मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज यू हैव एन ओवरव्यू अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स ऑल्सो। जी। I don't think that it would have been as easy or as difficult as it was for Draupadi Murmu ji, because किताब तो पूरी तरह से उनका स्ट्रगल शुरू से अंत तक अभी तक का सफर मैंने पोर्ट्रे किया है। तो ये शायद उनकी जगह पे कोई होता तो शायद ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता। और अगर आप पूछ रहे हैं किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी में अगर ऐसा कोई लीडर ना, आई विल डेफिनेटली say thumpingly that no, there's not been a single woman leader in any of the parties who has gone through what Draupadi Murmu ji has gone through, the kind of struggle she has gone through. And आपने जो आरएसएस का जिक्र किया, मैं एक बात बताती हूँ। मैंने उनके साथियों से पूछा था कि वो बीजेपी क्यों ज्वाइन की when she started contesting the elections for NAC, रायरंगपुर NAC में पहली बार। तो उन्होंने बोला था इसमें कोई दो राय ही नहीं थी कि वो किसी और पार्टी को जाएं, क्योंकि वो गली गली में घुस के एकदम ट्राइबल रिमोट एरिया में जाके लोगों से मिलती थी और बात करती थी, जहां कोई पार्टी नहीं जाता था, रादर आरएसएस के कार्यकर्ता जाके वहां काम करते थे। और वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो उनको ये था कि अगर इस सोसाइटी के लिए, इस कम्युनिटी के लिए कोई काम कर रहा है इतना इंटीरियर पॉकेट्स में जाके, तो वो यही ग्रुप है, यही पार्टी है जिसमें अब मैं अपना योगदान दे सकती हूँ। उनको वो भरोसा था, इसी पार्टी में मैं अगर काम करती हूँ तो हमारा ही कम्युनिटी का ही ज्यादा ग्रोथ हो पाएगा, एंड जो लोग आज तक मार्जिनलाइज कहे जाते हैं उनको मेन स्ट्रीम में भी लाया जा सकता है। तो ये मैंने एक पासिंग रिमार्क दिया। एंड अगर आप पूछते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि शायद ये स्ट्रगल के साथ अगर कोई आगे जाता भी, पार्टी पॉलिटिक्स दूसरे मेन स्ट्रीम जिनको आप बोल रहे हैं, उन उन उनमें इतनी पॉलिटिक्स विद इन द इंट्रा पार्टी पॉलिटिक्स इतना ज्यादा होता है कि शायद उसमें देखिए, अभी 33% रिजर्वेशन का भी आप बात करिए, तो आप होने के बाद भी ना उनको आप फिर भी उनका एक डेटा ऑडिट करिए, तो फिर भी आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी हैं जिन्हें कोई सीट नहीं दे रहा है, जिन्हें कोई टिकट नहीं दे रहा है, जिन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन शायद ये एक ही पार्टी है, मैं जहां देख रही हूँ, आप एक से एक बढ़कर आप विमेन देखिए जिनको बहुत ही ऊपर जाने का मौका मिला है। मेरे लिए तो एक ब्राइट एग्जाम्पल स्मृति ईरानी जी भी है, जिनको मैं एक आइडल मानती हूँ, बिकॉज मैं उनका बैकग्राउंड के ऊपर नहीं जाना चाहती हूँ। क्या हर लेडी जो जिस पार्टी में है, आइदर कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, या हमारे यहाँ बीजू जनता दल में भी हो, क्या हर एक पार्टी में ऐसी हैं जिनको अपना ग्रास रूट्स, अपना बैकग्राउंड, अपना लेवल के हिसाब से, अपना कॉन्स्टिट्युएंसी के बारे में भी इतनी सर्टेनिटी से कुछ मालूम है? कोई किसी का इतना ग्रिप है जो कोई दो दो बार आप पढ़े होंगे शायद किताब में कि सांताल को एक लैंग्वेज स्टेटस देने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा 10 साल से कर रहे थे, वो उन्होंने एक साल में ठान लिया कि अब मैं इसको मान्यता दे के रहूंगी, इसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़े। और मैंने वो इंस्टेंस दिया है खारवेल स्वाइन जी को लेके, वो कैसे जाके अटल बिहारी जी से बात की उन्होंने, और उन्होंने कैसा ये मान्यता दिया। कौन से ऐसे है लीडर, आप मुझे बोल दीजिए किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी में, जिनका कंट्रीब्यूशन किसी भी वे में इनके साथ तुलनीय है? मैं समझती हूँ इनका कोई मतलब देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन व्हाट शी हैज डन, हाउ शी इज बिन सेलेक्टेड। उनको जो पार्टी में मर्यादा मिली है, उनको जो दायित्व दिया गया है आज तक, वो शायद किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी में शायद किसी को नहीं मिला होगा, किसी लेडी को। एक अंतिम प्रश्न हम आपसे ये पूछेंगे कि आपने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज भी आपने इसमें किए हैं, और मैं पढ़ रहा था कि उनके जो स्कूल के प्रिंसिपल थे,
जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, तो उसमें ही क्राइड बेसिकली व्हेन ही वाज टॉकिंग टू यू, वाइपिंग हिज टीयर्स यू हैव रिटन। तो जो जितने भी लोगों से आपने बात की, आपको क्या एक लगा कि हर एक के व्यक्तित्व के पक्ष की एक खासियत होती है जब वो इस स्तर तक पहुंचता है? तो एक कॉमन इन सब लोगों से बात करके, क्योंकि डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ उनके जो है उसमें जो लोग जुड़े रहे, आपने उनके साथ बात की है, बचपन में भी, युवावस्था में भी, उसके बाद राजनीतिक यात्रा के दौरान, तो क्या ऐसा कॉमन आपको लगता है कि विच इज अ विच इज अ यूनिक थिंग अबाउट हर विच हैज एक्चुअली प्रोपेल्ड हर टू दैट लेवल? आई थिंक there's one thing that I can never forget, and जो मेरे को होल किताब में मुझे सबसे अच्छा लगा उनसे बात करके, शायद मैं उनके उनके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, आदित्य पटनायक जी के बारे में, जो एक आई हॉस्पिटल, फ्री आई हॉस्पिटल चलाते हैं रास गोविंदपुर में, मयूरभंज से कुछ दूर। तो उनसे जब मैंने बात किया कि आप एक सच बात मुझे बताइए कि इतने साल से द्रौपदी जी काम कर रही हैं, ऐसा क्यों है कि मैं जिनसे भी बात कर रही हूँ कोई मुझे उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलता है? क्या ये है कि वो प्रेसिडेंट बन गई है इसलिए उनके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है? कोई बोलेगा भी तो शायद मैं उसको लिखूं या ना लिखूं वो तो दूसरा है, लेकिन कोई बोलता क्यों नहीं है उनके बारे में? तो ऐसा क्या है कि उनके करियर में उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया है? असेंबली में वो बेस्ट एमएलए भी बनी थी, लेजिस्लेटर, उनका इतना ग्रास्प कैसे था? मतलब शी वाज एन एवरेज स्टूडेंट, कभी वो एकदम एक्सेप्शनल, बहुत लोगों ने लिखा कि वो ब्रिलियंट थी, नहीं वो ब्रिलियंट कभी नहीं थी, शी वाज एन एवरेज स्टूडेंट। लेकिन उनका वो जो हर स्ट्रगल टू, असेंबली में एक क्वेश्चन है, सब लोग अपने पीए को देते हैं करने के लिए, इसका आप थोड़ा रिस्पॉन्स कर दीजिए। शी वॉज द ओनली वन जो रात रात भर, जिन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बोला था, तेजस्विनी, एक दूरदर्शन के इंटरव्यू में उन्होंने खुद बोला था कि मैं कोशिश हमेशा करती हूँ कि उत्तर मैं खुद लिखूं, मैं अपनी रिसर्च करूं, उत्तर खुद लिखूं, उसमें मैं सीखती हूँ और मैं लोगों को कन्विंस कर सकती हूँ। तो शायद उनको वो अवार्ड मिला। मैंने जब आदित्य जी से यही पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि एक क्वालिटी उनको इतना ऊंचा तक पहुंचाता है, और मैं अग्री करती हूँ। अगर आप एक आदमी को बहुत गलत सलत बोलते हैं, बहुत गाली भी देते हैं, और वो आपका हंस के उसका उत्तर नहीं देती है, शायद मौन रह जाती है, उनको वो प्रेफर करती है उत्तर नहीं देंगी, लेकिन किसी को गलत नहीं बोलती है, किसी को ये नहीं ठहराती कि तुम गलत हो मैं सही हूँ। तो शायद यही है उनका कारण, जो आप उसके आप अगर किसी को उल्टा जवाब नहीं देते हैं तो आपके सामने वाला आपको फिर से और कुछ बोलने का साहस भी नहीं करता है, और आप उसका उत्तर अपना काम से देते हैं। तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो मुझे इतना टच किया वो बुक लिखने में। आई विल नेवर फॉरगेट दिस, दैट दिस इज वन क्वालिटी। उनके टीचर्स ने भी यही बोला कि हमेशा हंसती थी, उसका स्ट्रगल बहुत था, लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि वो सोचती थी कि मेरा तो ये, हम लोग वी ट्राई एंड क्रिब अ लॉट, हम लोग अपना दुख को बहुत मैग्नीट्यूड में, मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं कि शायद हमारा। आई थिंक उनका जो स्ट्रगल था, जैसे उन्होंने लिखा कि दो ही फ्रॉक में उन्होंने पढ़ा है, पढ़ाई की है, बट ये सोचा था कि मैं कभी ना कभी तो अच्छा एक पोस्ट में रहूंगी और अच्छा कुछ करूंगी अपना फैमिली के लिए। उन्होंने उसी को अपना वो बनाया है, मेन स्टे बनाया, और उसी के हिसाब से घर में लाइट, वो जो जो बोलते हैं ना, वो जो केरोसिन का लैम्प, जो उनको वो उनकी दादी माँ भी लगाने नहीं देती थी कि क्यों जला के नष्ट कर रही हो, स्कूल तो जा रही हो पढ़ने के लिए, फिर घर में क्यों वेस्ट कर रही हो, वो मत करो। ये सब होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिफ्थ तक, सेवेंथ तक, फिर जाके मिनिस्टर जी से बात करके बोली मुझे सीट चाहिए गर्ल्स हाई स्कूल में, जाना है पढ़ना है, वहां गई। cultural shock, background shock, everything was there. She came from a place which never had a place in the map of Odisha, जहाँ रायरंगपुर या ऊपर बेड़ा को कोई पहचानता नहीं था। एंड ट्राइबल्स, आई थिंक उस टाइम ऐसा भी नहीं था कि सब लोग बहुत हाई फाई थे, लेकिन नॉर्मल मेन स्ट्रीम भुवनेश्वर के लड़कियों के साथ मिलके वहां पढ़ना, और आज ये स्थान पर पहुंचना, ये सब उनका यही होता है कि शी वॉज वेरी एम्पैथेटिक एंड केयरिंग, तो वो थी, एम्पैथेटिक थी, एंड शी नेवर यूज टू रिटॉर्ट बैक टू एनीबडी कि नहीं तुम चुप करो, तुमको कुछ मालूम नहीं, या फिर टू गिव इट बैक, कभी गिव इट बैक नहीं किया था उन्होंने। तो शायद उसी एक वो एक मेजर रीजन है, अपार्ट फ्रॉम हर अदर अचीवमेंट्स, दैट हैज पुट हर इन दिस पेडेस्टल, जिसको शायद कोई और छू नहीं सकता है, मुझे लगता है।
तो मैं एक बार फिर से कस्तूरी जी आपको बधाई देता हूँ, और अपने दर्शकों को मैं फिर से बता दूं कि ये पुस्तक है द्रौपदी मुर्मू जी पर। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल। कस्तूरी रे जी ने इसको लिखा है। इसे आप, जो हमारी बातचीत हुई है उससे ये आपको अंदाजा लगा होगा कि हम बहुत सारी सेल्फ हेल्प वाली किताबें पढ़ते हैं। दिस इज द रियल टाइम। ये एक वास्तविक जो सेल्फ हेल्प वाली जो स्थिति है वो आपके सामने होगी। एक मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो दिस इज द रियल लाइफ स्टोरी। बाकी तो आपको जो है बहुत सारे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बता दी जाते हैं। सो इट इज नॉट ओनली टेल्स यू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, उनकी जर्नी जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, बट इट इज ऑल्सो स्टोरी ऑफ अ ट्रूली इंस्पिरेशनल लेडी। तो मुझे लगता है कि मेरा आग्रह रहेगा दर्शकों से कि अ, सभी आयु वर्ग के जो है लोग जो है इसको पढ़ें। और एंड आई थिंक प्रोबेबली वी माइट गेट सम मोर द्रौपदी मुर्मूज, दे गेट इंस्पायर्ड बाय रीडिंग दिस बुक। एंड मैं आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ कस्तूरी जी, और आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने समय निकाला हमारे लिए। और आपकी अगली किताब की प्रतीक्षा रहेगी, और फिर हम चर्चा करेंगे इस विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और एक बार फिर से कस्तूरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच। दर्शकों के लिए अंतिम बात ये कि हम जल्दी मिलेंगे एक नई किताब के साथ और उनके ऑथर के साथ। नमस्ते।